नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी, गवर्नमेंट डीटी पीजी कॉलेज, उतई दुर्ग, छत्तीसगढ़ से एक बहुत अच्छी टॉपिक जो अपने आप में पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स कहने का मतलब एनिग्मा से है, और जब कोई चीज पहेली या अनसुलझी या जिसमें विवाद हो, जो उसे हम सी उसको पैराडॉक्स कहते हैं। और जहाँ तक सी वैल्यू की बात है, तो डीएनए के कंसंट्रेशन को हम लोग कॉट से या को से हम लोग मेजर करते हैं, सी से मेजर करते हैं, क्योंकि पिकोग्राम या क्वाड वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो ये किस तरह से पहेली और किस तरह से पैराडॉक्स है, इस पे हमें आज आपके साथ डिस्कस करना है। बहुत ही अच्छी बेहतरीन सी टॉपिक है जो नेट स्लेट और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग समय न गंवाते हुए अपनी मुख्य विषय वस्तु पर आते हैं। तो सबसे पहले सी वैल्यू है क्या, इसको हम लोग इनिग्मा या पैराडॉक्स कहते हैं। इनिग्मा मतलब पहेली, पैराडॉक्स मतलब जो विरोधाभास है। विरोधाभास कहने का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए हम एक बिल्ली को एक कार्टून के अंदर, एक कार्डबोर्ड के अंदर बंद कर दे रहे हैं, तो जब तक बिल्ली उसके अंदर बंद है, वो जीवित है कि मरी हुई है, हम कह नहीं सकते। तो पैराडॉक्स इस तरह के शब्दों से निकलता है। एक तरह का पजल है जो हमारे न्यूक्लियर जीनोम में, खास करके यूकैरियोटिक स्पेसीज में, ये चीजों को हम लोग बड़ा आराम से देखते हैं। और जैसे जैसे हम ये मानते हैं कि विकास का क्रम, इवोल्यूशन का क्रम बढ़ा है, बैक्टीरिया से बड़े जीव जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से अन्य जीव बड़े बड़े निकलते चले गए। जैसे हम ये कहें कि एल्गी से फंजाई, और ब्रायोफाइटा उनसे, और उनसे टेरिडोफाइटा, उनसे जिम्नोस्पर्म, उनसे एंजियोस्पर्म आए हैं। तो ये विकास का क्रम है। तो धीरे धीरे अमाउंट ऑफ डीएनए भी बढ़ता चला गया। तो एक यहाँ पे बात आ रही है कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ा, तो वैसे हम कहेंगे उसकी कैट वैल्यू भी या सी वैल्यू भी बढ़ती चली गई। लेकिन ऐसा है नहीं। अमाउंट डीएनए का बढ़ा, लेकिन उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कम रही, क्योंकि मनुष्य दुनिया में सबसे विकसित प्राणी माना जाता है। और हम सैलामेंडर से 40 गुना कम हमारे पास डीएनए कंटेंट है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सैलामेंडर हमसे तो विकसित है नहीं, 40 गुना हमसे कहाँ विकसित है, हम विकसित है। तो चूंकि है अमाउंट, इसलिए वो आगे हम लोग और स्लाइड में देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा कि जीनोम की साइज कभी भी हम ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार सिंगल सेल प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनके जीनोम हमारे ह्यूमन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं। इसको समझने के लिए ऐसा समझा जाए कि ये 3 ऐतिहासिक नाम हैं। सी वैल्यू पैराडॉक्स की हिस्ट्री कहें या ओरिजिन कहें, 1948 ईस्वी में ये सबसे पहला नाम आता है। 1948 ईस्वी में, जो कि रोजर क्वालिटी वेंड्रेली जो है, इन्होंने कहा था कि कोई भी जानवर की स्पेसीज जो है उसमें डीएनए का अमाउंट या उनके न्यूक्लियस का जो डीएनए है वह हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको डीएनए कांस्टेंसी लॉ भी कहते हैं। कहने का ये मतलब है, अगर हम किसी भी प्लांट या एनिमल की स्पेसीज को लें, उदाहरण के तौर पे हम सोलेनम मेलोंजिना बैगन को ले रहे हैं, तो बैगन के जितने भी प्लांट होंगे उनके अंदर डीएनए का अमाउंट फिक्स होगा। और अगर हम सेलोनम मेलोंजिना को छोड़कर सेलोनम जेंथोकार्पम या किसी दूसरे स्पीसीज में जाएं, तो वहां डीएनए का मान परिवर्तित हो जाएगा। तो जो सी वैल्यू का जो टर्म था पैराडॉक्स, इसको सबसे पहले सीए थॉमस जूनियर थे 1971 में इन्होंने यूज किया था, क्योंकि इन्हें वो बात समझ में आ गई थी कि अमाउंट डीएनए का बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना उसके लिए जरूरी नहीं है। अभी एक स्लाइड हम दिखाएंगे आपको, इससे और ये क्लियर होगा। इसलिए लोग अब इसको इनिग्मा कहने लगे। जो कनाडा के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर टी रैन ग्रेगोरी, उन्होंने 2001 में इस बात को यूनिवर्सिटी ऑफ फिलिप्स में कहा था इस चीज को। तो अब ये सवाल आता है कि कॉम्प्लेक्सिटी डीएनए के अमाउंट के साथ क्यों नहीं बढ़ी। तो
हमारे जो डीएनए होते हैं उनमें कुछ ऐसे सेगमेंट है जो नॉन कोडिंग है। जैसे हम जानते हैं ह्यूमन जो जीनोम की बात आई है कि हमारी 2% से कम जो जीनोम है वही क्रिया कर रहे हैं। तो नॉन कोडिंग जीन इनके आंसर थे कि आखिर हम विकसित होके भी विकसित क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि जैसे 100 लोग की भीड़ है, एक ही 2 लोग बोलेंगे तो वो आवाम की आवाज थोड़ी ना कहलाएगी, 1-2 लोग की आवाज ही कहलाएगी। भीड़ है तो क्या हुआ। इसी तरह से हम मान के चलें कि 2% हमारा डीएनए बोल रहा है, लेकिन 98% डीएनए तो साइलेंट है, नॉन कोडिंग है, इंट्रोन के फॉर्म में है, नॉन कोडिंग डीएनए है। इसलिए ये बात कॉम्प्लेक्सिटी डीएनए के अमाउंट बढ़ के भी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों नहीं बढ़ी, ये इसके आंसर में आगे और क्लियर होगी। तो ये इंट्रोडक्शन में मैं समझता हूँ काफी कुछ था, लेकिन कुछ कुछ और भी सवाल आपके दिमाग में जगने चाहिए। अब पहले सवाल जगा लिया जाए तब आंसर अच्छे से समझ में आएगा कि सी वैल्यू की इनिग्मा जो है, जो पहले ओल्डर वैल्यू में उसको हम पैराडॉक्स कहते थे, ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन हमारे दिमाग में ले आता है कि व्हाट टाइप ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए आर फाउंड इन डिफरेंट यूकैरियोट जीनोम। वो किस प्रकार के नॉन कोडिंग जीनोम हैं जो वहां पाए जा रहे हैं और उनकी क्या प्रोपोर्शन है, ये कहाँ से आते हैं, ये नॉन कोडिंग जो है पार्ट, ये कहाँ से आ रहे हैं और ये अगले जनरेशन में कैसे चले जाते हैं और जीनोम के कारण ये नष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा इनके क्या इफेक्ट हैं, इनके क्या कार्य हैं और ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस आदि पर किस तरह से अपना प्रभाव लाते हैं। साथ ही साथ ये भी एक हमारे दिमाग में बात आ रही है कि सम स्पेसीज मार्केबली जो स्ट्रीमलाइन क्रोमोसोम कहने का ये मतलब है कि हम अपने मम्मी पापा से डीएनए पाए हैं और हमारे बच्चों में हमसे डीएनए गया है और उसी तरह से हमारे पूर्वजों ने, दादा ने पापा को, पापा ने हमें, हमने अपने बेटे को, हमारा बेटा अपने बेटे को, सीरीज चल रही है। दैट इज नोन एज स्ट्रीमलाइन क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है। तो आखिर इतने मैसिव अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए किस तरह से पास होते हैं, ये 4-5 सवाल हमारे दिमाग में जरूर जगते हैं। तो इन सवालों को जगाते हुए हम लोगों ने थोड़ी सी समझने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कितना समझ में आया, लेकिन हमारी अगली स्लाइड में आपको चीजें समझ में आ जाएगी। कि जीनोम की बात हो रही थी, तो क्वेश्चन आता है कि जीनोम क्या है। तो टोटल जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उनका जीनोम कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल डीएनए 2 प्रकार से होंगे, एक तो होंगे कोडिंग, एक होंगे नॉन कोडिंग। ये हमारे पूरे क्रोमोसोम पे, हमारे पूरे डीएनए में 2 प्रकार के जीन हैं, लेकिन ये तो न्यूक्लियस में है। हमारे कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा तो प्लास्टिडियल या क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी होता है जो साइटोप्लाज्म में है। तो ये सभी के सभी मिलके उनका जीनोम का निर्माण करते हैं, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बेसिक कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम। बेसिक कॉपी में हम आपसे यहाँ 2 बातों पर डिस्कस करेंगे। प्रायः हम हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड को कॉमन समझ बैठते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि कोई पौधा अगर डिप्लॉयड कंडीशन में है, कोई भी पौधा अगर डिप्लॉयड कंडीशन में है, अर्थात उसके पास 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम हैं और वह पौधा अगर हेक्साप्लॉयड है और अगर उसमें 42 गुणसूत्र हैं, तो इनका हैप्लॉयड नंबर जो होगा, इनका जो हैप्लॉयड नंबर होगा वह होगा 21, लेकिन मोनोप्लॉइड नंबर जो होगा वो होगा 7। बताइए कैसे। इसलिए कि पौधा 6 सेट रखा हुआ है गुणसूत्र का, बेसिक सूट का, इसलिए इनके हाफ को हम कहेंगे हैप्लॉइड। जो एक बेसिक सेट जो है वो हैप्लॉइड है, परंतु चूंकि 6 सेट ऑफ द क्रोमोसोम है, इसलिए उनका एक मोनोप्लॉइड में वो 7 आता है। और इस पौधे को हम ट्राइटिकम वेस्टिबम से जानते हैं, जिसे कॉमन बोलचाल में गेहूं कहते हैं। तो जो टोटल अमाउंट डीएनए का प्रेजेंट है जीनोम में, उसी को हम सी वैल्यू कहा करते हैं। क्योंकि हम सी वैल्यू पैराडॉक्स पढ़ रहे थे, तो सी वैल्यू क्या होता है। तो अब आपके लाइन में बात आ गई दिमाग में कि जीनोम में जो डीएनए प्रेजेंट है, टोटल जीनोम इंक्लूडिंग क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर दोनों जो हैं, दोनों को मिला के हम कहते हैं उनका सी वैल्यू। ठीक है,
तो सी वैल्यू में सिर्फ न्यूक्लियस या केंद्रक के डीएनए को ही नहीं कंसीडर करना है, साइटोप्लाज्म के डीएनए को भी लेना है। और साइटोप्लाज्म में यूकैरियोट में, खास करके प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट आएगा, लेकिन एनिमल के केस में क्लोरोप्लास्ट का नाम ना लीजिएगा, उसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देखिए एक छोटी सी आपके सामने यहाँ चीज बताने की कोशिश की गई है कि अलगी में इतने बेस हैं, माइकोप्लाज्मा में इतने बेस हैं। बेस पेयर, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर मत समझ लीजिएगा, बेस पेयर कह रहे हैं। और ये 8.10⁻⁷ नेमेटोड्स में है, हाउस फ्लाई में 8.6 × 10⁸ और ड्रोसोफिला में 6.4 × 10⁸। यानी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे विकास का क्रम बढ़ा है, एल्गी काफी प्रिमिटिव है, तो यहाँ 6×10⁵ ही थे, और जब से ड्रोसोफिला इंसेक्ट्स में हम आ गए, आर्थ्रोपोड्स में आ गए, तो यहाँ पे डीएनए का अमाउंट बढ़ता चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे डीएनए का अमाउंट बढ़ता है, वैसे वैसे लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चली जाती है। ये लीनियर जो ग्रोथ हो रहा है, इसको लोगों ने सी वैल्यू के नाम से कहा था, लेकिन ये सत्य नहीं है। होना चाहिए था, मगर ये सत्य नहीं है। यह क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि अभी हम आपको 3 प्रूफ देंगे, इसके अलावा न जाने और कितने प्रूफ आएंगे। अगर ये सत्य होता तो ये पैराडॉक्स, या फिर हम इसको इनिग्मा नहीं कहते, सिर्फ सी वैल्यू कहते। तो क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है? आइए, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि सी वैल्यू पैराडॉक्स हम इसको क्यों कहते हैं। तो अभी हमने देखा हाउस फ्लाई, जिसको हम लोग मस्कुला डोमेस्टिका बोलते हैं, हमारे घरेलू मक्खी, जिसमें 8.6 का पावर × 10⁸ क्रोमोसोम है, जबकि ड्रोसोफिला भी उसी ग्रुप का है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उसमें 6.4 × 10⁸। अब आप देखिए, इसमें लगभग 2.2 का अंतर इन दोनों के बेस सेट में, इंटू 10⁸ में आप देख लो कितना अंतर है। तो दोनों तो एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा वेरिएशन तो संभव नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा पाया गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? पैराडॉक्स कहेंगे। अब देखिए, सैलामांडर बड़ा कॉमन सा मेंबर है, जिसे हम लोग लेथोडोन रिचमोंडाई और लेथोडोन लार्सेली के 2 स्पेसीज हम लोग ले रहे हैं। ये 2 स्पेसीज हैं इसके, जिसमें रिचमोंडाई जो है, नाम से ही लग रहा है कि ये रिच है, इनमें डीएनए की अमाउंट भी रिच होती है, ज्यादा होती है। और लार्सेली जो है, वो लास्ट नाम ऐसे ही लग रहा है, तो इसमें लेस नंबर ऑफ डीएनए होता है। तो ये बताओ भाई कि जब सेम जीनस है तो इतनी वेरिएशन कैसे हो गई? और मजेदार बात बताइए, हम और सैलामांडर में कौन ज्यादा विकसित है? आप कहेंगे मनुष्य। तो जब मनुष्य बहुत ज्यादा विकसित है, तो हमारे पास तो ज्यादा डीएनए होने चाहिए, जबकि 40 टाइम मोर डीएनए सैलामांडर को है, और हम जो मनुष्य हैं अपने आप को ज्यादा एडवांस, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मानते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं, अमाउंट डीएनए का बढ़ जाने से कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ती है? हाँ, एक कंफ्यूजन तो हो गई। तो क्या हो रहा है, और उसी का क्या हो रहा है को हम लोग क्या कहते हैं? पैराडॉक्स, एनिग्मा। डीएनए के अमाउंट को हम सी वैल्यू से मेजर कर रहे थे, ऑड वैल्यू से मेजर कर रहे थे, पिकोग्राम में मेजर कर रहे थे। तो ये इस तरह से परिवर्तन आ रही है। इसलिए पैराडॉक्स अक्सर विवादास्पद, कहीं पे कोई इस तरह का है कि हम 2 तरह की बातें कर रहे हैं। तो हम एक बार ये बात कह रहे थे कि डीएनए बढ़ते बढ़ते विकास बढ़ रहा है, लेकिन हम साथ ही साथ कह रहे हैं विकसित जो जीव हैं, उनमें डीएनए, फंक्शनल डीएनए जो है, उनकी अमाउंट ज्यादा तो है, लेकिन वो फंक्शनल है नहीं। तो जैसे देखिए, एक छोटा सा ये फ्लावरिंग प्लांट में आप देखिए कितने ज्यादा जीनोम है, लेकिन क्या बताइए, मैमल से ज्यादा विकसित है वो? तो ये एक छोटी सी चार्ट थी जीनोम की साइज किलो बेस में, और ये विकास का क्रम में आप देखिए। तो ये ग्राफ आपको अपने आप में क्वेश्चन डेवलप करती है, जो कि पैराडॉक्स या इनिग्मा के नाम से हम इसे जानते हैं। आइए, 2 बातें और स्पष्ट हो रही हैं कि जो लोअर यूकैरियोट थे, उनमें डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा था, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही थी, जो हम लोग पीछे देखे हैं।
लेकिन हायर यूकैरियोट में ये कॉम्प्लेक्सिटी और जीनोम का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए यहाँ लीनियर ग्रोथ नहीं पाई जा रही है, इसलिए हम इसे सी वैल्यू पैराडॉक्स कह दिया करते हैं। अब आता है कि कॉट वैल्यू क्या होता है। तो देखिए, कॉट दो शब्दों से बना है, एक को और एक टी, उसके बाद उनका मान है। तो जो को है वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है डीनेचर्ड डीएनए का, ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ डीनेचर्ड डीएनए। अब आप कहेंगे डीनेचर्ड क्या होता है? नेचर तो हम समझते हैं, डीनेचर मतलब जिनकी प्रकृति बदल गई हो। तो जब कभी भी आप किसी डीएनए को लेते हैं, जब कभी भी आप किसी डीएनए की संरचना को लेते हैं, तो वो डीएनए नाइट्रोजनस बेस के द्वारा आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़े रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम यहाँ एडिनिन लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे एडिनिन लिखते हैं, तो तय सी बात है इस तरफ हम थायमिन लिखते हैं। इधर हम साइटोसिन लिखते हैं, तो इधर हम गुआनिन लिखते हैं। लेकिन एडिनिन और थायमिन डबल बॉन्ड से और साइटोसिन गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो ये बॉन्ड एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो बड़ा आसानी से गर्म करने से टूट जाते हैं, और इनके टूटने के कारण ये अलग हो जाएंगे और ये सेगमेंट अलग हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम कहेंगे डीनेचुरेशन। तो इनकी ओरिजिनल कितनी सांद्रता है, यह को से हम डिसाइड करते हैं, और जो टी है वह टाइम है सेकंड में, जो कि एक यूजफुल इंडेक्स के लिए होता है इनका रीनेचुरेशन के लिए। तो हमने डिनेचुरेशन की बात की, इनको तोड़ा है, तो री माने पुनः अपने पुरानी अवस्था में आ जाए, यानी ये फिर से ये बॉन्ड परस्पर जुड़ जाएं। तो इन दोनों के जो रिजल्ट होते हैं, इन दोनों को मिला के हम कॉट वैल्यू एक साथ कहते हैं। कॉट जो हाफ का जो वैल्यू है वो ये कहता है कि जब 50% रीनेचुरेशन हो गया है, और जिसके कारण हम किसी भी डीएनए का आराम से उसकी लेंथ को हम निकाल सकते हैं। जैसे 50% हो गया, मान लीजिए कि आपके पास 40 आ रहा है 50% में, तो उसका फुल क्या होगा? 80 होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉट हाफ का जो वैल्यू है 50% रीनेचुरेशन हो गया है, तो अगर हम वहां पे 60 लेते हैं तो 50% 60 है। इसका मतलब टोटल नाइट्रोजनस बेस की संख्या जस्ट उसकी क्या होगी? दूनी होगी, 120 बेस पेयर होंगे। तो इस तरह से हाफ होने का मतलब, कॉट हाफ का मतलब 50% रीनेचुरेशन हो गया है, जिसके कारण हम एस्टिमेट कर सकते हैं लेंथ किसी डीएनए का। हालांकि ज्ञात तो हमको 50% हुआ। नहीं, सीक्वेंसिंग से आप कंफ्यूज मत होइए, सीक्वेंसिंग अलग चीज है। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? आखिर हम जो कॉट कर्व हम बना रहे हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसके प्रिंसिपल को अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि रेट एट विच पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए reassociates a near nature is proportional to the number of times that is found in the DNA molecule. इसका ऐसा मतलब समझा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास दो सैंपल हैं, तो एक में आपने 50 रखा था और दूसरे में आपने 20 ही रखा था। तो जब ये डिनेचर हो जाएंगे तो इनके 10 स्ट्रैंड हाफ आएंगे और इनके कितने होंगे? 25 होंगे। तो जब इनको रीनेचर करेंगे तो ये छोटे वाले जल्दी हो जाएंगे इन कंपेरिजन टू बड़े वाले। इसीलिए हम ये मानते हैं कि रेट ऑफ रीनेचुरेशन ऑफ ए सीक्वेंस डीएनए मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द सीक्वेंस प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा नंबर होगा उतना समय ज्यादा लगेगा, जितना कम नंबर होगा उतना कम समय लगेगा, है ना। जैसे पार्टी में अगर खाना बनाना हो तो सुबह से ही खाना बनाने का कार्रवाई होती है, और आप अकेले हॉस्टल में मान लीजिए पीजी में रहते हैं, अकेले खाना बनाते हैं, तो आपको उतना समय कहाँ लगता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग सबसे पहले चलते हैं। ओके, अब जब कभी भी हम इनके स्टेप को मेजर करते हैं तो ये कुछ खास खास बातों पर चलेंगी। सबसे पहले कि जीनोमिक डीएनए को हम रैंडमली फ्रैगमेंट कर देते हैं एक एक केबी में,
के भी मतलब 1000 के बेस के लेंथ में हम इसको छांट लेते हैं और इनको हम डीनेचर करते हैं एबव मेल्टिंग टेम्परेचर, जो कि टीएम के नाम से जाना जाता है, और इसमें 50% डीएनए इस तरह से इनमें डीनेचर हो जाते हैं। मैंने हमने तापमान दिया और जैसे ही हम उसको फिर से ठंडा करते हैं तो वो रीनेचर होना शुरू हो जाएगा और वह लगभग रीनेचर होने के लिए हम लोग 10 डिग्री का तापमान देते हैं। ये टीएम के वैल्यू से कम होता है। तो जो रीनेचर होगा उसको मापने के लिए हमारे पास कई तरह की विधियां हो सकती हैं। सबसे पहली विधि है बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें हम 260 नैनोमीटर के वेवलेंथ को देकर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ले दूसरा मेथड है बाय यूजिंग हाइड्रोक्सिला पाइटाइट क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एचसी भी बोलते हैं। यह एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है जिसमें हाइड्रोक्सिला पाइपाइट जो मॉडिफाइड फॉर्म होता है क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एट ए पॉजिटिवली चार्ज्ड कैल्शियम इन हाइड्रोक्सिल प्रोपाइड, और इसके कारण डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होते हैं उनके पास मोर नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। क्या चीज निगेटिवली चार्ज होगा कि डीएनए के पास क्यों निगेटिवली चार्ज ज्यादा होगा? इसलिए कि डीएनए की जब हम श्रृंखला को याद करते हैं तो डीएनए की श्रृंखला में हमें एक चीज याद होगी कि उसमें एक फॉस्फेट नामक चीज भी पाई जाती है। अब फॉस्फेट चूंकि एसिडिक फॉर्म का होता है, फॉस्फेट माने एसिड है, इसलिए यह उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज देता है। इसको स्टेबल करने के लिए हम पॉजिटिव आयन देंगे। पॉजिटिव आयन में प्रायः हम सोडियम या पोटेशियम के आयन को हम यूज किया करते हैं। तो एक ये मेथड हो गई और एक ये मेथड हो गई। खैर, तो कॉट कर्व आने के लिए हम लोग जब हम रीनेचुरेशन डीएनए का करते हैं तो हम लोग लॉग कॉट करते हैं, जिसको हम लोग कॉट कर्व भी कहते हैं। और डिग्री ऑफ रीनेचुरेशन जो है वह को और टी यानी कंसंट्रेशन ऑफ द डीएनए और टाइम पर डिपेंड करती है। तो कॉट वैल्यू जो है को और टी इनटू बफर फैक्टर। बफर फैक्टर का मतलब यही हुआ जो अभी हम चर्चा कर रहे थे आपसे जस्ट पिछली स्लाइड में, कि हम इनको क्योंकि नेगेटिव चार्ज हैं इसलिए सोडियम या पोटेशियम देके हम इनको स्टेबल करते हैं, जिसको हम लोग प्रायः बफर के नाम से याद करते हैं। तो को का मान न्यूक्लियोटाइड कंसंट्रेशन इन मोल से पर लीटर, जो कि डीनेचुरेशन से पहले का था, और टी जो है री एसोसिएशन का टाइम है सेकेंड में। री एसोसिएशन कहने का मतलब फिर से हम उसी बात को दोहरा रहे थे कि जो डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस थे इनके बीच में ये बॉन्डिंग का चला आना, बॉन्डिंग का बनना, यही क्योंकि हमने बॉन्ड तोड़ा तो डीनेचर कर दिया, अब फिर से बॉन्ड हम बनाते हैं तो इसको हम लोग रीनेचुरेशन कहते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बफर फैक्टर जो कटायन के रूप में हमने किसको लिया है? पोटेशियम या सोडियम के आयंस को लिया है। इसका फायदा क्या हुआ? इससे हम जीनोम की साइज मेजर कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोपोर्शन सिंगल कॉपी जो एक लोकेबल रीजन में डीएनए मॉलिक्यूल है और कितने रिपीटेटिव सीक्वेंस है ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी हम जीनोम का ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंटर स्पेसिफिक कंपैरिजन करके कॉड डाटा से हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर इवोल्यूशन में यूकैरियोट जीनोम में ये कहाँ पे है। इसलिए कॉड वैल्यू से हम देख रहे हैं कि ये 4 महत्वपूर्ण बातों की हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। आइए हम लोग अगले स्लाइड पे फिर चलते हैं कि हम कैसे इसको मेजर करेंगे। रीनेचुरेशन काइनेटिक्स को हम लोग कैसे करेंगे डीनेचर डीएनए से। तो सबसे पहले हम लोग डीनेचुरेशन करते हैं किसके द्वारा? हीट के द्वारा। फिर न्यूक्लिएशन करके क्रिया होती है जिसमें अपने पेयर को वो खोजता है। पेयर कहने का मतलब, मान लीजिए आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, अब यहाँ एडेनिन था, यहाँ पे थायमीन था, यहाँ पे साइटोसिन था, यहाँ पे गुआनिन था। तो यह अपने किस पेयर को खोजेगा? ये उसी पेयर को खोजेगा जिसके इस तरफ टी
यहाँ पे ए, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी हो, ताकि ये अपने बॉन्ड को बना सके, ये अपने बॉन्ड को बना सके, ये अपने बॉन्ड को बना सके, ये अपने बॉन्ड को बना सके। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड का पुनः जुड़ जाना रीनेचुरेशन कहला रहा था। तो इसको सर्च करने की क्रिया को हम न्यूक्लिएशन कहते हैं। अब फिर जब ये आ जाते हैं तो एक जीपिंग तरह का रीनेचर डीएनए, यानी जीपिंग, जीप जिस तरह से बैग वगैरह में जीपर जो लगा रहता है, आप देखिए बिल्कुल वही जीपर की फैशन हो गई, क्योंकि जब ये अलग था, जब यह अलग था यहाँ से, जब यह अलग था तो ये अलग था, तो जब ये खोजेगा तो फिर अपने एक जीपर के फॉर्म में यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो इस तरह से डीनेचुरेशन, न्यूक्लिएशन एंड जीपिंग, ये 3 तरह की क्रियाएं होती हैं जब कभी भी हम इनके काइनेटिक्स की चर्चा करते हैं। आइए, रीनेचुरेशन जो है वो कोलिजन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो रीनेचर्ड हो रहे हैं। कोलिजन का मतलब वही बॉन्डिंग, जो जीपिंग जो हो रहा है। अब मैंने आपसे कहा कि फॉस्फेट जो है वो निगेटिव चार्ज देता है इनको, इसलिए उनको उनके सीलिंग के लिए निगेटिव चार्ज को न्यूक्लिक एसिड में हम प्रायः सोडियम या पोटेशियम का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण वो रिपल्सन की क्रिया जैसी चीजें ना हो पाए। अब ये बताइए कि जो जीनोम किसी ऑर्गेनिज्म का था, जो बिगर था या स्मॉलर था, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दोनों का हम सेम डीएनए का स्ट्रैंड लेंगे, तभी ना बता पाएंगे। जो मैं आपको पीछे जो बता रहा था इस चीज को, कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें 50 और इसमें 20 था, तो जब हम इससे 10 लेंगे तो इससे भी हम 10 ही लेंगे। नाइट्रोजनस बेस, तो जो ज्यादा, जिनके पास सी वैल्यू, उनके डीएनए का अमाउंट ज्यादा होगा, जिनके पास कम है उनके पास डीएनए का अमाउंट कम होगा। तो हम अगर कम से ले रहे हैं तो हम ज्यादा वाले से भी कम से लेंगे, तभी ना बोल पाएंगे। एक अलग क्वेश्चन और आपके दिमाग में आएगा, जब दोनों को आप बराबर बराबर मात्रा में लेंगे तो रीनेचुरेशन की क्रिया किसमें जल्दी होगी, छोटे वाले में कि बड़े वाले में? जिनके नाइट्रोजनस बेस कम है उनमें ज्यादा होगी, कि जिनमें ज्यादा है उनमें होगी? यस, छोटे वाले में जल्दी होगी, क्योंकि वो अपने पेयर को बड़ा जल्दी खोज लेगा। वो भीड़ में कोई खो गया तो कहाँ खोज पाएंगे, उनमें समय लगेगा। इसलिए लार्जर जीनोम जो है वो स्लोअर रीनेचुरेशन शो करते हैं, और क्योंकि उनके पास कॉम्प्लीमेंट उनके कम पाए जाते हैं। ओके, अब इनकी जो प्रोसीजर है उसको हम ऐसे समझें कि जो जीनोमिक डीएनए फर्स्ट डिनेचर्ड हो गए एसएस से, और उसको हीट कर दिया हमने, फिर उसको हम ट्रीट कर दिया कैटायन से, फिर अलाउ कर दिया उनको रीनेचर होने के लिए, और अब इन्हीं को हम लोग मेजर करते हैं कि किस तरह से आप रीनेचर कर रहे हैं। माने डीनेचुरेशन, न्यूक्लिएशन, जीपिंग और फाइनली रीनेचुरेशन, ये घटनाओं को हम लोग लाइन से एक स्टेप के बाद एक स्टेप के बाद एक स्टेप करते चले जाते हैं। तो एक एक्सप्रेशन यहाँ पे डेराइव होगा, उस एक्सप्रेशन को हम समझें। इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ माइनस डी बाई डी टी बराबर के सी स्क्वायर है, जहां ये सी की जो वैल्यू है वह कंसंट्रेशन है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का टाइम टी के आधार पर, और के जो है वो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। क्यों सेकेंड ऑर्डर का है? क्योंकि हमारे पास डबल स्टैंड थे डीएनए के, और हम उसमें इसलिए इसको हम सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन कहते हैं। ये माइनस क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि ये काफी कम मात्रा में हम ले रहे हैं, इसलिए माइनस जैसे चिन्हों से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी स्क्वायर। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो हम कह सकते हैं कि ये माइनस जो है यहां आ जाएगा टी के साथ, है ना? तो के डी टी माइनस में आ गया, और यहाँ डी सी बाई सी स्क्वायर रह जाएगा, डी सी बाई सी स्क्वायर, और यहाँ के डी टी रह गया माइनस में। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो c बाई
को या C0 जो भी आप इसको कहें, तो इनका मान 1/1 प्लस के कॉट के बराबर होगा। कैसे कैसे ये C कहाँ पे आया और ये C0 कहाँ पे था? तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि C/C0 जो है, ये C जो है और C0, तो हम शुरू में एक मान के चल रहे हैं, इसलिए 1/1 प्लस के कॉट का वैल्यू आ रहा है, जहां को जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ कंप्लीटली डीनेचर्ड डीएनए की बात को कह रहा है। लेकिन जब ये हाफ हो गए तो C/C0 1 ना होके क्या हो गया, 0.5 आ गया। जब T जो है वो T हाफ के बराबर है, तो ये 0.5 का मान अगर हम चेंज करें, इसमें रखें, तो हम ये पाएंगे कि 1, ये मान हमने इसका यहाँ 0.5 रख दिया। अब इसके स्थान पर हम इस वैल्यू को रख रहे हैं, चूंकि ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम यहाँ पे 0.5 यहाँ का रख दिए और ये हम यहाँ से लेके आ रहे हैं। ये जो हमने मान रखा वो इस मान को हमने यहाँ रख दिया है, ये मान। अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो ये 1 प्लस ए था, तो 1/0.5 आ जाएगा, इसको रहने दीजिए, 0.5 चेंज कीजिए जस्ट, तो 1 प्लस की कॉट हाफ का वैल्यू इतना हो रहा है, और ये 0.5 से जब 1 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, क्योंकि 0.5 प्लस 0.5 बराबर 1 होता है, तो 2 के बराबर होगा। इसका मतलब के कॉट जो, अब ये एक इधर ला देंगे तो कितने के मान के बराबर हो रहा है, 1 के मान के बराबर हो रहा है। इसका मतलब कॉट हाफ का वैल्यू जो है वो 1/k के बराबर आ रहा है। ये हमारा एक सूत्र डिराइव हो रहा है, इसमें हम इसकी वैल्यू को अगर डाल दें, के क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, तो इसलिए हमने कहा था हाफ को ही हम लोग ये मान के चल रहे थे कि एक रिएक्शन हुआ। तो अब इस तरह से हम लोग ये देखते हैं, जब इसको एनालाइज करेंगे, कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री को खोजेगा न्यूक्लिएशन और जिपिंग जैसी चीजों से, अपने कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्ड को जोड़ेगा, और एक समय ऐसा होगा कि कॉमन जो सीक्वेंस होंगे रीनेचर का वो ज्यादा फास्ट होंगे रेयर सीक्वेंस से। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक डीएनए की श्रृंखला है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, तो 10 वाला जल्दी रीनेचर हो जाएगा। वही कह रहे हैं जिसके जितने ज्यादा कॉमन सीक्वेंस होंगे उतना फास्ट होगा, और एक है उसका एक ही है तो अपना खोजेगा कि 10 में कौन वाले हैं, फिर जाके उसको रीनेचर करेगा। इसलिए हम ये मानते हैं कि रीएसोसिएशन काइनेटिक जो है वो रिपीटेटिव डीएनए में ज्यादा फास्ट होते हैं। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटर जो कॉट हाफ है वो स्लो रिएक्शन को शो कर रहा है, और लेसर कॉट हाफ जो है वो फास्ट रिएक्शन को शो कर रहा है। तो वही रिपीटेटिव डीएनए की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रही है। तब ये बताइए वो कौन कौन सी फैक्टर है जो सी वैल्यू को प्रभावित करेंगे। सबसे पहला है नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिसको हम इंट्रोन कहते हैं। डीएनए का वह खंड जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता है उसे हम इंट्रॉन कहते हैं। फिर है स्यूडो जीन्स, यानी कितने कॉपी में जीन्स है। अभी आपने जस्ट देखा कि उसकी 10 कॉपी थी, 15 कॉपी थी, तो हम उसको स्यूडो जीन्स भी मानते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी एलिमेंट और रिपीटेटिव डीएनए, ये 4 तरह के फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं सी वैल्यू को प्रभावित करते हैं। आइए हम लोग एक एक करके एक एक फैक्टर को देते हैं। तो सबसे पहले हमने नॉन कोडिंग सीक्वेंस की बात करी है। सबसे पहले हमने नॉन कोडिंग सीक्वेंस की बात की है या इंट्रॉन की बात की है। तो इंट्रॉन की खोज फिलिप शार्प और रिचर्ड रॉबर्ट ने 1977 में इंडिपेंडेंटली किया था। उनका ये कहना था कि डीएनए का जो क्रम है, कुछ जो है वो मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जो करते हैं उनको हम एक्सॉन कहते हैं, और जो सेगमेंट नहीं करते हैं उनको हम इंट्रॉन कहते हैं। तो ये इंट्रॉन वही खंड हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं ले रहे हैं, और बाद में ये सब HNRNA के नाम से जाने जाते हैं, HNRNA, और ये बाद में कैपिंग एंड टेलिंग के द्वारा
है ना, आगे पीछे इनमें प्रोसेसिंग हो जाती थी, तब जाके मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते थे। तो ये काफी जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी। तो मनुष्यों में उनके जीनोम में अगर 2% ही डीएनए कार्य किए हैं, इसका मतलब इंट्रॉन की मात्रा सिर्फ 98% है और एक्सॉन जो है वो 2% है जो कार्य कर रहा है। तो ये इंट्रॉन की मात्रा अधिक होना बहुत सारी बातों को देता है। लेकिन आपको पता है इंटरफेरॉन, हिस्टोन, हीट शॉक जो प्रोटीन एसपी हम लोग कहते हैं, हीट शॉक प्रोटीन, बहुत सारे नाइबो न्यूक्लियोजीन्स हैं या जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, इनमें इंट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये है तो यूकैरियोटिक जीन्स, लेकिन इनमें इंट्रॉन नहीं पाया जाता है क्योंकि इनकी कब जरूरत पड़ जाए कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे अभी हम लोग कोविड-19 के बारे में बात करते हैं, तो जो लोग डेवलप अपने इंटरफेरॉन को कर लेते हैं, उनकी प्लाज्मा थेरेपी से पेशेंट ठीक होने की बात चल रही है। तो इंटरफेरॉन हमारी बॉडी में बनने वाला वह प्रोटीन है जो वायरसेस के अगेंस्ट में बनता है और डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए हिस्टोन की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से ये सारी चीजें भी उतनी ही आवश्यक हैं। इसलिए अगर इसमें इंट्रॉन एक्सॉन होता तो फिर इनमें आरएनए के प्रोसेसिंग में काफी समय लगता, इसमें इनमें इंट्रॉन पाया ही नहीं जाता है। इससे हम एक चीज और देख रहे हैं कि जिनकी ज्यादा जरूरत है उनके लिए इंट्रॉन एक्सॉन नहीं है, बाकी के लिए सोच विचार हो रही है। दूसरा देखिए, आर लूप टेक्निक जो है, ये भी एक मेथड है जिससे हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इंट्रॉन की एविडेंस हम इस तरह से दे सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये ए लूप, ये 2 लूप, ये तीसरा लूप है, यहाँ चौथा लूप है, यहाँ पांचवा लूप है, यहाँ छठा लूप है, और ये ए जो है टेल है, और यहाँ आगे यहाँ पे इस जगह पे इनका हेड भी होगा, कैपिंग होगा यहाँ पे, और ये मैसेंजर आरएनए जो निर्मित हो रहे हैं, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहे हैं, तो ये डायरेक्टली जो सामने आ रहे हैं उन्हीं से बन रहे हैं। इसलिए इस चीज की हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बेस पेयर को, मैसेंजर आरएनए डीए को हम लोग देख पाते हैं। इससे ही पता चल रहा है कि एक्सॉन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बाकी चीजें एक्सप्रेस ही नहीं कर रही हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो आपकी सी वैल्यू को परेशान करेगा, प्रभावित करेगा, वो है स्यूडोजीन्स। स्यूडोजीन्स हम किसको बोलते हैं? ये वे नॉन फंक्शनल सेगमेंट हैं डीएनए के, जो नॉन फंक्शनल कहने का मतलब है जो है तो डीएनए पे, लेकिन उनका कोई विशेष फंक्शन नहीं होता है। वो फंक्शनल जीन मतलब ये मान के चलिए कि आपने घर में जाके पानी मांगा और आपकी बड़ी दीदी, छोटी दीदी, माँ, बुआ, चाची सब एक एक ग्लास लेके पानी आ गए। आपको पानी तो पीना है एक, तो जिनकी पानी को आप लेंगे फंक्शनल जीन तो वही हुए। बाकी जितने आपके रिलेटिव जो ग्लास लेके पानी तो खड़े थे, लेकिन आपकी इच्छा तो सिर्फ एक ग्लास की थी। यानी सब आपको बड़ा प्यार करते हैं, आपको पानी पिलाना चाहते हैं। बस इसी समझ लीजिए कि आपके जो काम एट ए टाइम जो करेंगे वो फंक्शनल जीन है और बाकी सब जो है वो नॉन फंक्शनल जीन है ना। तो ये कैसे राइज होता है? ये सुपरफ्लसस कॉपी की तरह डेवलप होते हैं। एक्स्ट्रा कॉपी कह सकते हैं, इसकी कई कॉपियां और रह सकती हैं। जैसे आपके घर में मान लीजिए 5 बाइक है, लेकिन पापा एट ए टाइम एक ही बाइक चलाएंगे, 10 कारें हैं, लेकिन एक एट ए टाइम तो आप एक ही कार में बैठ के घूमेंगे। तो इस तरह से बाकी हैं लेकिन आपके, इसलिए स्यूडो जीन्स की यहाँ कॉन्सेप्ट आती है। और ये डायरेक्टली डीएनए के डुप्लीकेशन से या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के, मैसेंजर आरएनए के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए से डीएनए बना के ऐसे भी आ जाते हैं। तो हम इनको पहचानेंगे कैसे? इनके लिए हम लोग जीनोम की जो सीक्वेंस होती है उनमें जीन लाइक सीक्वेंसेस देते हैं, तो रेगुलेटरी सीक्वेंस की आवश्यकता पड़ेगी हमें। जैसे जीन रेगुलेशन में हम पढ़े हुए हैं कि कुछ बॉक्सेस होते हैं जिन्हें हम रेगुलेटर जीन्स कहते हैं, प्रोमोटर जीन्स कहते हैं। तो इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी किसी जीन को फंक्शनल करने के लिए, लेकिन अगर वो है तो फिर वो कार्य करते हैं, अदरवाइज सिर्फ कहने को जीन है। और इनकी कोडिंग सीक्वेंस कई बार डिफेक्टिव हो जाती है म्यूटेशन के द्वारा या प्री मैच्योर स्टॉप कोड के द्वारा, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं यूएए, यूएजी और यूजीए, ये 3 नॉनसेंस कोड होते हैं। लेकिन इनके अलावा कोई भी अगर कोड जो है तो कोड जो एमिनो एसिड को कोड करेगा,
लेकिन वो बहुत पहले ही क्रिया को रोक दे, इसलिए इसको प्री मैच्योर स्टॉप कोड भी हम लोग कहते हैं। इसकी स्यूडो जीन्स के दो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। एक ड्रोसोफिला जिंगवेई जो है, उसमें फंक्शनल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का इन विवो एंजाइम का निर्माण होता है। उसी तरह से हमारे जीन में भी फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज नामक एंजाइम जो है, वो भी स्यूडो जीन्स के माने झूठा, स्यूडो का मतलब झूठा है, जीन है लेकिन है तो है, क्योंकि एट ए टाइम जो जीन आपके लिए कार्य कर रहा है वही आपका फंक्शनल जीन है, बाकी तो आपके लिए ऐसे ही असत्य हैं, झूठे हैं, है ना, है लेकिन संख्या में। एक हमारा अलग फैक्टर आता है, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी एलिमेंट। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं जीन रेगुलेशन के समय, आप याद करते थे इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, है ना, आई जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, जो लैक में ZYA के नाम से जाने जाते थे। तो ये आई जीन जो थे, जो रिप्रेसर जीन थे, इंड्यूसर जीन जो थे, ये प्रमोटर जीन थे। तो प्रमोटर जीन पे हम लोग पढ़े थे आरएनए पॉलीमरेज आके लगता था, और ये ऑपरेटर अगर इनको अलाउ करता था तो ये जाते थे, तो मैसेंजर आरएनए बनता था। तो ये पूरी की पूरी ये क्रिया रेगुलेशन के तहत हो रही है। तो अगर कोई सेगमेंट डीएनए का है तो उनकी एक्टिविटी बढ़ सकती है या घट सकती है स्पेसिफिक जीन के फंक्शन पर, लेकिन वो कई बार प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते, क्योंकि आप जब स्विच ऑन किए ही नहीं और पंखा चालू हो गया तो पंखा तो बेकार है। जैसे प्रोमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, इनहांसर जीन, ये सब रेगुलेटरी होते हैं, इसलिए इनकी भी आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये हैं जीन लेकिन इनका फंक्शन तो नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि रेगुलेटरी जीन यूं ही प्रेजेंट है। रेगुलेटरी जीन तो है लेकिन वो जस्ट कॉम्प्लेक्सिटी के लिए नहीं है, वो कॉम्प्लेक्सिटी को प्रमोट करने के लिए है, इसलिए डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें, जैसे स्यूडो जीन्स की हमने बात की, रेगुलेटरी जीन की बात की, तो ये है सिर्फ, लेकिन अपने प्रोटीन को तो निर्माण ये नहीं कर रहे हैं। जैसे इनके साथ यही था कि ये हमने जो यहाँ चर्चा की थी आपके साथ, कि ये हैं तो जरूर स्पेसिफिक जीन है, लेकिन ये अपने प्रोटीन का निर्माण ये नहीं करते हैं, ये बल्कि दूसरे प्रोटीन के निर्माण को कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रहे हैं। अब एक छोटा सा लास्ट पोर्शन हमारा बच रहा है, जिसके कारण ये बहुत इनिग्मा या पैराडॉक्स पे इतनी ज्यादा बातें की गई, जो है रिपीटेटिव डीएनए। क्योंकि मैक्सिमम किताबों में सिर्फ रिपीटेटिव डीएनए की चर्चा की गई है। तो डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड इन द जीनोम, वही जैसे हम क्लास को रिपीट करते हैं, चैप्टर को रिपीट करते हैं, हम उस चीज की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। तो ये सीक्वेंस कोई प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, और ये क्लास है जिसको हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। ये कई बार शॉर्ट सीक्वेंस के भी हो सकते हैं और कई बार ये बड़े सीक्वेंस भी हो सकते हैं। तो शॉर्ट सीक्वेंस 5 से 100 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, और ये करीब 1000 बार किसी सिंगल सेल में आते हैं। खास करके वो सैटेलाइट डीएनए वगैरह की जब हम चर्चा करते हैं उसमें भी आते हैं। और आपको सुन के अच्छा लगना चाहिए, ताज्जुब भी होना चाहिए कि हमारी कोशिकाओं में 10% डीएनए है वो रिपीटेटिव डीएनए है, जिनको हम सैटेलाइट डीएनए के नाम से भी याद करते हैं। तो देखिए, ये हाईली रिपीटेटेड डीएनए, मॉडरेट रिपीटेड डीएनए, तो अल्फा डीएनए, बीटा डीएनए, माइक्रो रिपीटेड डीएनए, मैक्रो रिपीटेड डीएनए। तो अल्फा डीएनए बोल के हम उसके साथ रिपीटेटिव वर्ड भी लगाएंगे, तो अल्फा रिपीटेटिव डीएनए, बीटा रिपीटेटिव डीएनए, माइक्रो रिपीटेटिव डीएनए एंड मैक्रो रिपीटेटिव डीएनए, और एक है मॉडरेट रिपीटेड डीएनए की हम बात करेंगे। तो अब ये बताइए, अगर कोई जीन की श्रृंखला बार बार रिपीट हो रही है तो उनकी री एसोसिएशन, जब आप उसको डीनेचर करेंगे और फिर से जब आप उसको रीनेचर करेंगे, तो न्यूक्लिएशन बड़ा फास्ट होगा, जीपिंग फॉर्मेशन भी बहुत फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी? क्योंकि उनकी कई कॉपियां वहां उपलब्ध है। मैंने अभी एक उदाहरण में दिया कि आपको प्यास लगी और आप घर गए और जोर से चिल्लाए कि पानी चाहिए, तो आपके सब रिलेटिव आ गए, आप पानी तो एक ही का पी रहे हैं। तो बाकी लोग आपके साथ प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन वो अपना कहीं ना कहीं काम तो छोड़ के आए हैं ना। तो इसलिए हम इसकी बात जो कर रहे थे। अब ये अल्फा रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है? ये अफ्रीकन ग्रीन मंकीज में पाया जाता है, और ये सेंट्रोमेयर किसी क्रोमोजोम का
जैसे हम सेंट्रोमेयर बनाते हैं और क्रोमोसोम की संरचना बनाते हैं, तो ये जो सेंट्रोमेयर का जो पोर्शन है, यहाँ पे ये ज्यादा पाया जाता है और 170 बेस पेयर का होता है। उसी से बीटा रिपीटेटिव डीएनए जो है, ये पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन, पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन हम किसको बोलेंगे, तो पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन हम इस सेंट्रोमेयर के चारों तरफ वाले जो क्षेत्र यानी इधर और इधर के क्षेत्र को हम पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन कहते हैं। और ये मात्र 68 बेस पेयर का ही पाया जाता है और ये सभी क्रोमोसोम में नहीं मिलता है। ये पाया जाता है 1 नंबर में, 9 नंबर में, 13, 14, 15, 21, 22 और वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है। इसलिए बीटा रिपीटेटिव क्रोमोसोम की लोकेशन एक तरह से हम मार्कर के रूप में भी देख रहे हैं। अगला आता है मिनी रिपीटेटिव डीएनए, जिसको हम वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट हम कहते हैं। टैंडम किसको बोला जाता है, ये टैंडम शब्द कई बार आया है, टैंडम डुप्लीकेशन। वेरिएबल नंबर का मतलब होता है जो बदले, जिसकी नंबर संख्या बदले। तो ये दो वर्ड का पहले हम लोग मतलब समझे, तब हम रिपीट माने कोई चीज बार बार रिपीट हो रही हम कह रहे हैं। ये 5 से 50 टाइम रिपीट होती है, 10 से 60 बेस पेयर। देखिए बेस पेयर में सबसे छोटी संख्या इनकी है, इसीलिए आपने इसका नाम क्या दिया है, मिनी। क्योंकि आप यहाँ जहाँ 68 पा रहे थे, यहाँ पे 170 पा रहे थे, यहाँ आपने सिर्फ 10 से 60 पाया है, इसलिए इसको मिनी आप कह रहे हैं। हाँ, तो रैंडम हम लोग रिपीट टैंडम के मतलब हम समझना चाह रहे थे। तो टैंडम का मतलब ये होता है, जैसे कभी आप प्रेयर में खड़े हुए हैं क्या स्कूल में, तो देखे होंगे कि आपकी मुंडी आगे और आपके पीछे वाली की मुंडी आपके पीछे लाइन से जो क्रम में खड़े होते हैं, तो वही कोई चीजें बार बार रिपीट हो तो टैंडम हम उसको कहते हैं। टैंडम रिपीट्स यहाँ पे आते हैं और ये इनका तो भरपूर हम प्रयोग करते हैं क्योंकि ये टेलोमेयर पे पाए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे कौन सा पाया गया था सेंट्रोमेयर पे, अल्फा। और पेरीसेंट्रोमेरिक में कौन मिला था, बीटा। और अब आपके पास जो बच रहा है ये टेलोमेयर, ये अंतिम जो दोनों टोपियां हैं, इसको हम लोग टेलोमेयर कह रहे थे। इस जगह पे जो पाया जाता है वो होता है मिनी रिपीटेटिव डीएनए और इनमें जीसी बेसिस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन में कितने बॉन्ड होते हैं, आप कहेंगे 3 होते हैं। कौन से 3, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, तो तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा या एडेनिन और थायमिन के बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। तो टेलोमेयर की जो जल्दी टूटता नहीं है, बहुत स्ट्रांग होता है वो, क्योंकि हम टेलोमेयर को कभी जल्दी तोड़ नहीं पाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ जीसी रेट बहुत ज्यादा होती है। मिनी रिपीटेटिव डीएनए भी पाए जाते हैं, लेकिन ये हाई लेवल की पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, क्योंकि एक ही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म भी हम यहाँ पा रहे हैं। इसलिए हम इनको जेनेटिक्स में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए या जेनेटिक मार्कर के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि जो हम चर्चा कर रहे थे खास करके यहाँ पे कि हाईली रिपीटेड, जिसको हम 4 भागों में बांटे थे, अल्फा, बीटा, माइक्रो तो हो गया, अब बच गया मैक्रो। नाम से पकड़िए आप इनको, मैक्रो को क्या बोलेंगे आप, इनमें बेस पेयर थोड़े से ज्यादा पाए जाएंगे, है ना। और ये STR शॉर्ट टैंडम रिपीट होंगे, या SSR इसमें शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट होंगे, और 2 से 6 बेस पेयर का ही रिपीट होता है इसमें। और ये कोडोमिनेंस मार्कर के रूप में होते हैं, इनको हम जेनेटिक में फिंगरप्रिंटिंग इनहेरिटेड, ये जो इनकी इनहेरिटेंस होती है वो मेंडेलियन फैशन में। मेंडेलियन फैशन मतलब समझ रहे हैं ना, 9:3:3 जो हम लोग पढ़े थे, 9:3:3 डायहाइब्रिड का और 3:1 मोनोहाइब्रिड का F2 जनरेशन है। जो मेंडेलियन जो रेशियो है उनको ये फॉलो करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है मॉडरेट रिपीटेटिव डीएनए का सीक्वेंस। ये शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं और ये पूरे जीनोम में बिखरे रहते हैं, इनसे ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसका मतलब यही मोबाइल है जिसको हम ट्रांसपोजोन्स या मोबाइल्स के नाम से जाने हैं। तो चूंकि ट्रांसपोजोन्स होने के लिए 2 बातों का होना आवश्यक है। बात नंबर 1 कि
कहीं उसको जाना जरूरी है, तो जहाँ पे है वो सिचुएटेड, वहां से उसको कट होना पड़ेगा। यहाँ से उनको कट होना पड़ेगा, एक जगह से कट होंगे तब तो दूसरे जगह जाएंगे वो। तो जहां से वो कट होते हैं वहां पे भी उनकी, और अब अपने सेम क्रोमोजोम में अलग क्रोमोजोम में कहीं भी जा सकते हैं। और जब जाते हैं तो इनमें एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, तो ट्रांसपोजेजेज हम लोग बोलते हैं। और वो नई जगहों पे ले जाके ट्रांसपोजोन्स को जानते हैं, और ये आगे जाके लाइन और साइन के नाम पे। लाइन ऑटोनोमस मतलब अपने आप कहीं भी चला जाएगा, और नॉन ऑटोनोमस या नेचुरल जो प्रकृति में होता है वो साइन होता है, जिसको हम लोग लाइन और साइन को शॉर्टकट में हम, एस का मतलब शॉर्ट होता है और एल का मतलब लॉन्ग होता है, और आई एन ई को हम लोग इंटर स्प्रेड रेट्रो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हम लोग कह दिया करते हैं। और ये कहीं नई जीनोम में जाकर आरएनए इंटरमीडिएट की मदद से चिपक जाते हैं, और ये ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोट में पाए जाते हैं, लेकिन जो सैक्रोमाइसिस सेरिविसी है वहां पे नहीं पाया जाता है। मनुष्यों में तो लगभग इनकी अमाउंट 34% पाई जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक बहुत ही बेहतरीन सा जो टॉपिक था आज हम लोगों ने कंसीडर किया था, जिसे हम सी वैल्यू पैराडॉक्स कह रहे थे। हमने देखा कि डीएनए की अमाउंट पहले लोग मानते थे कि जिस तरह से एडवांस क्रिएचर होगा और प्रिमिटिव क्रिएचर होगा, तो एडवांस क्रिएचर में डीएनए का अमाउंट बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि डीएनए का ऑल्दो अमाउंट तो कम था, लेकिन उनकी डिफरेंट जो रेगुलेटरी मेथड थी और बहुत सारी जो मेथड जो दूसरे को कंट्रोल कर रहे थे, है ना। रेगुलेशन एक और हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने कैरम बोर्ड खेला, हमने स्ट्राइकर को मारा था, लेकिन स्ट्राइकर जो है वो अन्न गोटियां और वन्न गोटियां, अन्न गोटियां, इस तरह से रेगुलेशन मनुष्य में होता है। तो शायद 2% जो हमारे डीएनए आज काम कर रहे हैं जो एक्सॉन के फॉर्म में है, और 98% जो साइलेंट हैं। तो आने वाले समय में और भी इस पे खोज होगी और हम लोग और बात करेंगे। इसलिए सी वैल्यू जो डीएनए की अमाउंट थी और टाइम के साथ साथ उनमें जो कॉट हम लोग पढ़े, उसकी पैराडॉक्स या इनिग्मा कहना कहीं से गलत नहीं है। तो ये आने वाले समय का बहुत अच्छा सा टॉपिक होने जा रहा है, और मुझे उम्मीद है आज आपको लेक्चर हमारी अच्छी लगी होगी। और धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी अपनी।